स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग इस YouTube चैनल पर। पिछले हम कुछ क्लासों से जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में जो है कवर्धा का फणी नागवंश और कांकेर का सोमवंश पढ़ा है। ठीक है, मध्य का इतिहास पढ़ रहे थे। मध्य का इतिहास में हमने सबसे पहले जो है कलचुरी वंश को समाप्त किया। उसके बाद पिछले क्लास में जो है पिछले वीडियो में जो है हमने कवर्धा के फणी नागवंश और कांकेर का सोमवंश समाप्त किया। इसी के बाद हम जो है बस्तर का इतिहास स्टार्ट करेंगे और बस्तर में शासन करने वाला या इतिहास में जिस पहले वंश की जानकारी मिलती है वो है छिंदक नागवंश। यानी आज हमारा जो क्लास होगा वो होगा बस्तर का छिंदक नागवंश। तो आज का टॉपिक हमारा होगा बस्तर का छिंदक नागवंश। ठीक है, बस्तर का छिंदक नागवंश। जिस समय बस्तर का छिंदक नागवंश का शासन चलता था उस समय बस्तर जो है चक्रकोट, भ्रमरकोट या चक्रकोटा कहलाता था। बस्तर का नाम क्या कहलाता था? बस्तर का नाम तो बस्तर जो है उस समय क्या कहलाता था? चक्रकोट, भ्रमरकोट या क्या कहलाता था? चक्रकोटा, चक्रकोटा कहलाता था। ठीक है, और इस छिंदक नागवंश की पहली राजधानी थी बारसूर। पहली राजधानी क्या थी? बारसूर। पहली राजधानी थी बारसूर। ठीक है, बारसूर इनकी पहली राजधानी थी। ठीक है, और ये जो बारसूर है, बारसूर जो है वो बस्तर में है। ठीक है, बारसूर जो है इनकी पहली राजधानी थी। इसके बाद जो छिंदक नागवंश है उसने भगवतीपुरेश्वर को, फिर चक्रकोट यानी कि चित्रकोट को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई और इस बस्तर क्षेत्र पर क्या किया? शासन किया। ठीक है, तो इस छिंदक नागवंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है किसको? नृपति भूषण। किसको माना जाता है? नृपति भूषण को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? तो इस नृपति भूषण का एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है एर्राकोट अभिलेख। क्या नाम है? एर्राकोट अभिलेख। और इसी एर्राकोट अभिलेख में लिखा हुआ है 1023 ईस्वी। क्या लिखा हुआ है? 1023 ईस्वी। ठीक है, और ये जो एर्राकोट अभिलेख है ये तमिल भाषा में है, सॉरी तेलुगु भाषा में। किस भाषा में? तेलुगु भाषा में है। ठीक है, तेलुगु भाषा में है। ठीक है, ये जो एर्राकोट अभिलेख है ये नृपति भूषण का है और इस एर्राकोट अभिलेख में 1023 ईस्वी लिखा है। और ये एर्राकोट अभिलेख किस भाषा में है? तेलुगु भाषा में है। और इसी एर्राकोट अभिलेख में इस नृपति भूषण को इस छिंदक नागवंश का क्या माना गया है? संस्थापक कहा गया है या संस्थापक लिखा हुआ। क्लियर है? और 1023 ईस्वी से इसने 1060 ईस्वी तक शासन किया है, ऐसा उल्लेख हमको इस एर्राकोट अभिलेख से प्राप्त होता है। क्लियर है? तो छिंदक नागवंश का पहला राजा हुआ नृपति भूषण, जिसका एर्राकोट अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस एर्राकोट अभिलेख में 1023 ईस्वी लिखा हुआ है और ये तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। और इसी एर्राकोट अभिलेख से पता चलता है कि छिंदक नागवंश का संस्थापक कौन है? नृपति भूषण। क्लियर है? इस नृपति भूषण के बाद इस छिंदक नागवंश का राजा हुआ धारावर्ष। राजा कौन हुआ? धारावर्ष। और इस धारावर्ष ने 1060 ईस्वी से लेकर 1065 ईस्वी तक शासन किया। 1060 ईस्वी से 1065 ईस्वी तक शासन किया धारावर्ष में। ठीक है, और ये राजा था धारावर्ष। इसने जगदेव भूषण की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? जगदेव भूषण। जगदेव भूषण की उपाधि धारण की थी। और इसके दरबार में एक दरबारी था जिसका नाम था चंद्रादित्य। चंद्रादित्य इसके दरबार में दरबारी था। कौन? चंद्रादित्य, जिसने बारसूर में जो है चंद्रदेश्वर मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। चंद्रदित्येश्वर मंदिर, जिसको हम लोग देवराली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। देवराली मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो बारसूर में चंद्रदित्येश्वर मंदिर या देवराली मंदिर का निर्माण करने वाला कौन था? तो वो चंद्रदित्य था, जो किसका दरबारी था? धारावर्ष का दरबारी था। और धारावर्ष ने 160 ईस्वी से 1060 ईस्वी से लेके 1065 ईस्वी तक शासन किया। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? जगदेव भूषण की उपाधि धारण की। क्लियर है? धारावर्ष का रिश्तेदार था जिसका नाम था मधुरांतक देव। धारावर्ष का रिश्तेदार कौन था? मधुरांतक देव। मधुरांतक देव। ठीक, ये जो मधुरांतक देव है इसका रिश्तेदार था, इस राजा धारावर्ष था। और मधुरांतक
मधुरांतक देव राजा बनना चाहता था, इसीलिए इसने बस्तर के ही समीप लगे हुए चोल राजाओं से संधि करके इस धारावर्ष को पराजित कर दिया और खुद राजा बन गया। कौन? मधुरांतक देव। क्लियर है? तो धारावर्ष का रिश्तेदार था मधुरांतक देव। ये चोल राजाओं से संधि करके उसके साथ गठबंधन करके धारावर्ष को पराजित कर देता है और खुद क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। तो इस तरह धारावर्ष के बाद इस बस्तर का राजा होगा कौन? मधुरांतक देव, जिसने 1065 से लेकर 1069 ईस्वी तक शासन किया। 1065 ईस्वी से लेकर 1069 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। अब ये राजा बन गया तो इसने अपने क्या किया? ध्वज में परिवर्तन कराया। देखो पहले क्या था? छिंदक नागवंश का राजा ये था विभूतिभूषण और धारावर्ष, तो इनका अलग से ध्वज था और इनके ध्वज में जो है बाघ और बाघ शावक का क्या रहता था? फोटो रहता था। इनके ध्वज में, इनका जो ध्वज था पहले ध्वज था उसमें सर्प चिन्ह रहता था, सर्प चिन्ह। इसके अलावा बाघ का रहता था और बाघ शावक का, बाघ शावक का क्या रहता था? चित्र रहता था। लेकिन जब मधुरांतक देव राजा बना तो इसने अपने ध्वज में इरावत हाथी का क्या लगाया? चिन्ह लगाया या चित्र लगाया। इरावत हाथी का क्या लगाया? चित्र लगाया और साथ ही कमल का भी इसने क्या लगाया? चित्र लगाया। तो ध्वज को क्या कर दिया? बदल दिया। ध्वज को क्या कर दिया? बदल दिया। ठीक है। और इसी मधुरांतक देव के समय एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें हमको पहली बार नरबलि का उल्लेख मिलता है। नरबलि का उल्लेख मिलता है। इसी मधुरांतक देव का एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें हमको पहली बार नरबलि का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक। अब देखो ये धारावर्ष का बेटा राजा बन रहा था, लेकिन उसका रिश्तेदार मधुरांतक देव जो है चोल राजाओं के साथ संधि करके क्या बन गया? राजा बन गया। तो इसका बेटा था जिसका नाम था सोमेश्वर देव। बेटा का नाम क्या था? सोमेश्वर देव। वो सोमेश्वर देव जो है चोल राजाओं के ही निकट बसे हुए चालुक्य राजाओं के साथ गठबंधन करके, जो राजा कौन था? सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव ये किसके साथ? चालुक्य राजाओं के साथ गठबंधन करके क्या कर लेता है? इस मधुरांतक देव को पराजित कर देता है। मधुरांतक देव को क्या कर लेता है? पराजित कर लेता है। और मधुरांतक देव को पराजित करके ये खुद क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। तो इस तरह बस्तर का अगला राजा कौन होगा? सोमेश्वर देव। बस्तर का अगला राजा कौन होगा? सोमेश्वर देव, जिसने 1069 से लेकर 1111 ईस्वी तक शासन किया। 1069 से लेकर 1111 ईस्वी तक क्या किया? शासन किया। तो अगला राजा कौन हो गया? सोमेश्वर देव। इसी सोमेश्वर देव ने जो राजधानी था पारसुर उसको चेंज किया और भोगवतीपुर को अपनी क्या बनाई? राजधानी। तो राजधानी चेंज हो गया। अब राजधानी क्या हो गया? भोगवतीपुर। और इसी सोमेश्वर देव की पत्नी थी गंगा देवी। ठीक है। इसी सोमेश्वर देव की पत्नी थी गंगा देवी, जिसने 1109 ईस्वी में बारसूर में 32वां मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। 1109 ईस्वी में बारसूर में 32वां मंदिर का निर्माण किया, जो कि एक गणेश मंदिर है। जो कि एक कैसा मंदिर है? गणेश मंदिर। क्लियर है? तो अब राजा कौन बन गया है? सोमेश्वर देव राजा बन गया है। किसके मदद से? चालुक्य राजाओं की मदद से। और जैसी राजा बना इसने राजधानी चेंज करा दिया क्या? भोगवतीपुर को। और इसकी पत्नी गंगा देवी है, उसने बारसूर में जो है 32वां मंदिर का निर्माण कराया, जो कि क्या है? गणेश मंदिर है। ये जो राजा था सोमेश्वर देव, ये बहुत ही शक्तिशाली हो गया और इसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीतना चालू कर दिया। और इसी में उसने उड़ क्षेत्र को जीता। उस समय क्या कहलाता था? उड़, जो कि अभी वर्तमान कौन सा क्षेत्र है? उड़ीसा का क्षेत्र है। ठीक है। इसने लेमड़ा को जीता, जो वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है? लवन क्षेत्र है। वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है? लवन क्षेत्र है। ठीक है। इसने लंजी को जीता, जो कि अभी लांजी का क्षेत्र है। जो अभी कहाँ का क्षेत्र है? लांजी का क्षेत्र है। इसके अलावा इसने महाराष्ट्र के वज्र क्षेत्र को जीता। महाराष्ट्र में जो वज्र क्षेत्र था उसको जीता। और साथ ही इसने कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव प्रथम को जीता।
ठीक है। तो पृथ्वीदेव प्रथम को इसने क्या किया था, पराजित किया था। इसने राजा सोमेश्वर देव। क्लियर है। अब जब कलचुरी वंश का राजा पृथ्वीदेव प्रथम पराजित हुआ तो इसी पृथ्वीदेव प्रथम का बेटा हुआ जाजल्यदेव प्रथम, और उस जाजल्यदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित करके सपरिवार क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। ऐसा हमने पढ़ा है कहाँ, कलचुरी वंश में। हमने जब कलचुरी वंश पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो कलचुरी वंश का राजा था जाजल्यदेव, इस जाजल्यदेव प्रथम ने इसको क्या किया था, पराजित किया था और सपरिवार क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। और इसी सोमेश्वर देव की माता गुंडवा देवी के कहने पर इस जाजल्यदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को सपरिवार क्या किया था, रिहा किया था। ऐसा हमने जो है कलचुरी काल में पढ़ा हुआ है। क्लियर है। तो इस राजा सोमेश्वर देव के बारे में हमने जाना कि चालुक्य राजाओं से गठबंधन करके इसने मधुरांतक देव को पराजित किया और 1069 में बस्तर क्षेत्र का क्या बन गया, राजा बन गया। इसने अपनी राजधानी भगवतीपुर को बनाया और इसकी पत्नी गंगा देवी ने 1109 ईस्वी में बारसूर में जो है 32वां मंदिर का निर्माण कराया, जो कि क्या है, गणेश मंदिर है। और इस राजा सोमेश्वर देव ने उड़ीसा के पूर्व क्षेत्र को जीता, लेमड़ा लवन क्षेत्र को जीता, लंजी जिसको हम लोग लांजी के नाम से जानते हैं उस क्षेत्र को जीता, महाराष्ट्र के वज्र क्षेत्र को जीता और साथ ही इसने कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव प्रथम को भी पराजित करके उसको भी क्या किया था, जीता। ठीक है। लेकिन जब कलचुरी वंश का राजा हुआ जाजल्यदेव प्रथम तो उसने इस राजा सोमेश्वर देव को क्या किया था, पराजित किया था। सोमेश्वर देव को क्या किया था, पराजित किया था और सपरिवार कैद कर लिया था। लेकिन सोमेश्वर देव की माता गुंडवा देवी के कहने पर इस जाजल्यदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को सपरिवार क्या कर दिया था, रिहा कर दिया। क्लियर है। तो इस तरह सोमेश्वर देव जो है राजा कहाँ का, बस्तर का। और इस सोमेश्वर देव के बाद राजा हुआ कन्हर देव। सोमेश्वर देव के बाद राजा हुआ कौन, कन्हर देव, कन्हर देव। और इस कन्हर देव के समय जो कलचुरी वंश का राजा था, कलचुरी वंश का राजा पृथ्वीदेव द्वितीय ने बस्तर क्षेत्र पे आक्रमण किया। कलचुरी वंश का राजा कौन था, पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय ने जब बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया, जब कन्हर देव राजा था, तो जैसे ही कन्हर देव को पता चला कि पृथ्वीदेव द्वितीय क्या करने वाला है, बस्तर पे आक्रमण करने वाला है, तो ये राजा अपनी राजधानी छोड़ के ही क्या हो गया था, भाग गया था। क्लियर है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा राजा था बस्तर का जिसने पृथ्वीदेव द्वितीय के आक्रमण के डर से राजधानी छोड़ दिया था, तो कौन सा राजा था, कन्हर देव। और कन्हर देव के बाद इस वंश का राजा हुआ जयसिंह। कन्हर देव के बाद इस वंश का राजा कौन हुआ, जयसिंह। कन्हर देव के बाद इस वंश का राजा हुआ जयसिंह। जयसिंह के बाद इस वंश का राजा हुआ सोमेश्वर देव द्वितीय। जयसिंह के बाद इस वंश का राजा कौन हुआ, सोमेश्वर देव द्वितीय। और सोमेश्वर देव द्वितीय इस छिंदक नाग वंश का वह राजा है जिसने जगत राजभूषण, जिसने राजभूषण का उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था, राजभूषण की उपाधि धारण किया था। ठीक है। तो सोमेश्वर देव द्वितीय वह राजा है जिसने राजभूषण की उपाधि धारण किया था। अच्छे से याद रखेंगे कि सोमेश्वर देव द्वितीय छिंदक नाग वंश का वह राजा है जिसने राजभूषण की उपाधि धारण की थी। और इसके बाद राजा हुआ नरसिंह देव, नरसिंह देव। और इस नरसिंह देव ने जगदेव भूषण की उपाधि धारण की थी। इसकी उपाधि धारण की थी, जगदेव भूषण की उपाधि धारण की थी, जगदेव भूषण की उपाधि। तो हम पढ़ रहे हैं कि छिंदक नाग वंश के दो राजा हो गए, एक है नरसिंह देव और एक इससे पहले हमने पढ़ा था कौन सा, धारावर्ष, जिसने जगदेव भूषण की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। और इस नरसिंह देव के बाद इस वंश का राजा हुआ कन्हर देव द्वितीय, कन्हर देव द्वितीय। और कन्हर देव द्वितीय के बाद इस वंश का अंतिम राजा हुआ हरिश्चंद्र देव। इस वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, हरिश्चंद्र देव। और इस हरिश्चंद्र देव के समय ही जो छिंदक नाग वंश है वो समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ वो देखते हैं। इस वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, हरिश्चंद्र देव, हरिश्चंद्र देव। इस हरिश्चंद्र देव के समय 1324 ईस्वी, 1324 ईस्वी में काकतीय वंश या चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, और इसी चालुक्य वंश को क्या कहते थे, काकतीय वंश, जो कि
वारंगल, वर्तमान का जो तेलंगाना क्षेत्र है ये उस समय वारंगल के नाम से जाना जाता था। उसी वारंगल क्षेत्र में ये शासन चलता था किसका? चालुक्य वंश या काकतीय वंश का, है ना। उसी का राजा था अन्नमदेव, ठीक है, वही का अन्नमदेव राजा था। चालुक्य वंश या काकतीय वंश का राजा का भाई था ये अन्नमदेव। तो ये अन्नमदेव ने 1324 में किसके ऊपर आक्रमण किया? हरिश्चंद्र के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण में हरिश्चंद्र देव को पराजित कर दिया। और इस आक्रमण में ये जो हरिश्चंद्र देव की बेटी थी चमेली देवी, इसने बड़े ही वीरता के साथ अन्नमदेव का सामना किया था, लेकिन वो पराजित हो गई। तो इस तरह हरिश्चंद्र देव और चमेली देवी क्या हो गए? पराजित हो गए। और इस अन्नमदेव ने बस्तर से छिंदक नागवंश को पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इस पराजय का सारा उल्लेख मिलता है इस हरिश्चंद्र देव यानी छिंदक नागवंश के अंतिम अभिलेख, जिसका नाम है टेमरी अभिलेख। इस सब की जानकारी कहां से मिलती है? टेमरी अभिलेख से मिलती है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तो अच्छे से याद रखेंगे कि छिंदक नागवंश में हमने सबसे पहले अभिलेख पढ़ा कौन सा था? एर्राकोट अभिलेख, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है। और ये जो टेमरी अभिलेख, जो कि इस वंश का अंतिम अभिलेख है, जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और यही टेमरी अभिलेख है जिसको सती अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कौन शहीद हुई या सती हो गई, है ना, और चमेली देवी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सती अभिलेख भी कहा जाता है। क्लियर है? इस जो छिंदक नागवंश है, ये जो छिंदक नागवंश है, इसके जो राजा थे वो भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। पूरे जो राजा है छिंदक नागवंश के, वो किसकी उपाधि धारण करते थे? भगवती पुरेश्वर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि छिंदक नागवंशी राजा कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बारसूर के मामा भांजा मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया? तो बारसूर के मामा भांजा मंदिर का भी निर्माण इन्हीं छिंदक नागवंशी राजाओं के द्वारा किया गया है। तो ये दो चीजें और अच्छे से याद रखेंगे। छिंदक नागवंश के राजा जो है वो भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे, और वो भगवती पुरेश्वर की उपाधि धारण करने के साथ साथ एक और चीज याद रखेंगे कि इन्हीं छिंदक नागवंश के राजाओं ने ही बारसूर में मामा भांजा मंदिर का क्या किया है? निर्माण किया है। और इस छिंदक नागवंश को समाप्त करके इस अन्नमदेव ने बस्तर में स्टार्ट कर दिया कौन सा वंश? काकतीय वंश, जिसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पूरा छिंदक नागवंश आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ और भी आपको जानकारी चाहिए या किसी और विषय पे आपको जो है वीडियो चाहिए, आपको समझना है, जानना है, तो कमेंट जरूर कीजिए। हम उस सब्जेक्ट, उस विषय पर जो है वीडियो बनाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।